हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफ्लेक्टिंग टार की। तो देखिए दोस्त, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पिछले जो वीडियो में बताया था उसमें आपको हमने बहुत से मेथड बताया कि डिफ्लेक्टिंग टार्क आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसी में से एक आपको टाइप यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस करने का। एक आपका मेथड होता है, जैसा आप स्क्रीन पर ये इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हैं, एक मेथड है डिफ्लेक्टिंग टार्क को प्रोड्यूस करने का, PMMC। अर्थात दोस्त यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। इसके मद्देनजर कैसे आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल के मद्देनजर कैसे आप डिफ्लेक्टिंग टार्क को प्रोड्यूस करेंगे, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर इस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ों को आप सीख पाएंगे। यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सारी चीज़ें मैंने इमेज को इसीलिए लिया कि थोड़ा आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सीख पाएँ। मैं थ्योरी पार्ट पर चलूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को देखेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो पाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें परमानेंट मैग्नेट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके नॉर्थ और साउथ दो चुंबक यहाँ पर जो मैग्नेट यूज किए गए हैं वो आपके परमानेंट होंगे, अर्थात अस्थाई चुंबक होंगे। ऐसा नहीं है वो नहीं मूव करेंगे, वो एक स्थान पर क्या होंगे, स्थायी चुंबक का यहाँ पर यूज किया गया है। क्या है? अस्थाई चुंबक। और बीच में आपका यहाँ पर जो क्वाइल देखते हैं, इसमें क्या फुल फॉर्म हमने क्या बताया आपको, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। तो जो मूविंग क्वाइल का मतलब बीच में आप जो ये देख रहे हैं मूविंग क्वाइल है। मूविंग क्वाइल में आपका दोस्त ये बीच में आप कोर देख रहे हैं, और कोर के ऊपर एक फ्रेम होती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ज़्यादा क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये लिखा हुआ है कोर एंड फ्रेम फार्मर। इसका मतलब ये है दोस्त कि ये आपका आयरन का कोर होता है, आयरन का आपका क्या होता है, कोर होता है, और कोर के ऊपर आपकी एल्यूमिनियम की पहले एक फार्मर होती है। ये आपका क्या हुआ, जैसे कि आपका ये कोर है, इसके ऊपर आपका क्या होता है, एक एल्यूमिनियम की आपकी फार्मर होती है, उसके ऊपर आपकी क्वाइल होती है, ना कि आपके कोर के ऊपर, मतलब जो Fe होती है उसके ऊपर आपकी कोर क्वाइल नहीं होती है, एल्यूमिनियम के ऊपर आपकी क्वाइल होती है। ठीक है, इतना चीज आप। और एक पॉइंट और, यहाँ पर जो आपका कोर होता है दोस्त, आयरन कोर जो होता है, उसके ऊपर आपका जो होता है ये आयरन कोर और एल्यूमिनियम ये दोनों टच भी नहीं होते हैं। एक दूसरे के बीच क्या होता है, गैप होता है, एयर गैप होता है, अर्थात एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होते। अर्थात यहाँ पर जो मूव करता है वहां पर आयरन कोर नहीं मूव करता, आपका एल्यूमिनियम की जो फार्मर है और क्वाइल वो मूव करता है। चीजों को डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 100% PMMC अर्थ परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल से ये इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। सुनिए, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है दोस्त, ये ऊपर आप जो देख रहे हैं ये आपका स्पिंडल है, और इस स्पिंडल से लगा हुआ है ये दो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये बेयरिंग लगी होती है। देखिए हम थोड़ा दूसरा इमेज लेते हैं जिससे और भी आपको चीज़ें क्लियर दिखे। देखिए इसका फ्रंट अगर आप इस प्रकार से ऊपर से अगर देखते हैं, अगर कहें तो टॉप व्यू आप देखते हैं, तो ये आपका ये नॉर्थ और ये साउथ आपके मैग्नेट हो गए, और ये आप जो देख रहे हैं ये स्पिंडल के आगे जो लगा हुआ है ये आपका पॉइंटर है, बोले तो संकेतक। ये क्या लगा हुआ है, संकेतक लगा हुआ है, और ऊपर आपकी स्केल है, ऊपर क्या है आपकी स्केल है। चलिए दूसरे इमेज को लेते हैं जिससे और भी आपको क्लियर दिखे। ठीक है, और दूसरी लेते हैं। देखिए यहां पर आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। देखिए नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, बीच में आपका आयरन कोर है। ठीक है, बीच में आयरन कोर है। आयरन में क्या है, ये बीच वाला जो येलो भाग आप देख रहे हैं, पीला भाग आप देख रहे हैं, ये आपका आयरन होता है, जो कि आपका Fe किसका बना होता है दोस्त, ये आपका सिलिकॉन स्टील इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, आप फिर से सुन लीजिएगा। यहाँ पर जो कोर आपका बना होता है ये आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन इस्पात भी आप इसे कहते हैं। तो सिलिकॉन प्लस स्टील, तो ये आपका होता है सिलिकॉन स्टील। इसमें आपकी जो सिलिकॉन की मात्रा होती है वो आपकी 35% होती है। कितनी? 35, मतलब आपकी 35% आपकी सिलिकॉन इस्पात में। देखिए दोस्त मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका होता है 0.1 से 1.5%, ऐसे ही अनुमान किसमें दोस्त, अगर हम बात करें Fe, जो आपका पहले क्या होता है, लोहा होता है। जब Fe में आप कार्बन की मात्रा जो 0.1 से 1.5%, जब आप 0.1 से 1.5% आयरन, जब आप कार्बन जब आप Fe में 0.1 से 1.5% जब आप इसमें मिला देते हैं Fe में, तब ये बन जाता है इस्पात। पहले इस्पात नहीं होता, जब Fe में 0.1 से 1.5% मिला दिया जाता है तो ये आपका इस्पात बन जाता है। और इस्पात में जब सिलिकॉन को मिला दिया जाता है, 35% इसमें सिलिकॉन होता है, तो आपका बन जाता है सिलिकॉन स्टील, और सिलिकॉन स्टील का ही कोर होता है। ये चीज आपको क्लियर हुई। चलिए सिलिकॉन स्टील के ऊपर जो आप सबसे ऊपर ये देख रहे हैं, यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये आपका है एल्यूमिनियम फार्मर, अर्थात ये आपका एक, और देखिए यहां पर आप देख भी सकते हैं ये एक दूसरे से टच भी नहीं होता है। ठीक है, ये आपके टच नहीं होते, अर्थात कोर और एल्यूमिनियम की फ्रेम टच नहीं होती है। और जो क्वाइल होती है वो एल्यूमिनियम के ऊपर होती है, आपके कोर के ऊपर नहीं होती
होती है, ये एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हुआ। ओके, और दूसरा पॉइंट आपका जो एल्यूमिनियम है, ये आपका जो फार्मर है, ये आपका देखिए इसको क्या कहा जा रहा है, इसको मूविंग कॉइल कहा जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे मूविंग कॉइल में आपका एल्यूमिनियम का फार्मर जिसमें कॉइल लगी हुई है, मूविंग कॉइल कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो कॉइल लगी हुई है आपके एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के ऊपर, वो आपकी मूव करती है। जो आपका आयरन का कोर है ये आपका मूव नहीं करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये आपका नॉर्थ और साउथ आपके दो पोल हो गए जो कि स्थायी चुंबक है। इसके ऊपर आप यहां पर दो पॉइंट आपको और दिख रहे हैं, यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या चीज है। यहां पर ये देख रहे हैं, ये आपको ज्वेल बेयरिंग लिखा हुआ है। बेयरिंग का मतलब आप जानते हैं दोस्त, बेयरिंग, और यहां पर एक टॉप बेयरिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो आपका स्पिंडल लगा हुआ है, थोड़ा इमेज बड़ा है इसलिए बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। ये आपका क्या है, एक स्पिंडल लगा हुआ है। तो मेरे दोस्त जब ये आपका मूविंग कॉइल अर्थात ये मूव नॉर्थ और साउथ जो मैग्नेट है वो तो आपके फिक्स हैं, उसमें कोई मूव नहीं। आपको जो मूव करेगा वो क्या करेगा, मूव आपका कॉइल मूव करेगा। जब कॉइल आपका मान लीजिए इस साइड से ऐसे मूव करता है तो वो मूव करेगा, तो वो जब घूमेगा तो आपका क्या होना चाहिए, इसको घूमने के लिए ऊपर आपका ऐसा होना चाहिए कि फ्रैक्शन लेस होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसको घूमना चाहिए। इसके लिए ऊपर एक बेयरिंग को लगाया गया है और इसी स्पिंडल के नीचे एक बेयरिंग लगाया गया, दोनों ऊपर नीचे एक बेयरिंग को लगा दिया गया जिससे आसानी से वो घूमे। जब आपका यहां पर डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस होता है तो ये घूमता है, तो ये पॉइंटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर जो है, और ये आपका स्केल है। ठीक है, अभी दूसरे इमेज में दिखाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। और इधर आपका इस पॉइंटर को बैलेंस करने के लिए एक बैलेंसिंग वेट लगाया जाता है। और एक पॉइंट और, इस बेयरिंग के टॉप बेयरिंग के ऊपर भी एक आपकी स्प्रिंग लगी होती है और इसके जो निचले भाग में है वहां पर भी एक बेयरिंग लगी होती है। यहां पर लगाया नहीं गया लेकिन ऊपर नीचे दोनों आपकी बेयरिंग लगी होती है। अब देखिए वही यहां पर जो आपको मैं बता रहा था, एक आपका नॉर्थ होता है, एक आपका साउथ होता है, और ये आपका क्या होता है, बीच में आपका यहां पर मूविंग कॉइल होती है जो आयरन प्लस एल्यूमिनियम प्लस आपके ऊपर कॉइल होती है। तो ये आपका उससे क्या जुड़ा होता है, पॉइंटर। पॉइंटर कब घूमता है, जब इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस होता है तो आपका पॉइंटर लेफ्ट राइट इस प्रकार से घूमता है। मतलब जाता किधर है, जब आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है तो इस साइड जाएगा, और जो स्प्रिंग लगी रहती है वो उसको कंट्रोलिंग टार्क देने के लिए लगाई जाती है। चलिए धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, अभी आपको अचानक चीजों को समझाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। चलिए आइए मेन पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट क्या है। तो पहला है कि जब किसी धारावाही कुंडली को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में या फिर विद्युत द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए यहां पर जो आपका किया जा रहा है वो आपका मैं जो आज की वीडियो में बता रहा हूं वो आपको PMMC है, अर्थात परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। जो आपका मैग्नेट है वो परमानेंट है, अर्थात यहां पर जो बात करेंगे वो स्थायी चुंबक की। अथवा वाला जो आगे है इसकी हम बात आपको इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आपसे बात करेंगे जो कि अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो स्थायी चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जो आपका मैग्नेट है वो परमानेंट है। परमानेंट का मतलब उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो आपका एक बार मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका उतना ही है, ऐसा नहीं कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। ठीक है, वहां पर जो है वो उतना ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ चुंबक के बीच में है। तो वही चीज है कि जब किसी धारावाही कुंडली को अर्थात मूविंग कॉइल को जब किसी स्थायी चुंबकीय क्षेत्र अथवा विद्युत चुंबकीय द्वारा, मतलब विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मतलब दोस्त, अगर कोई कोर है, समझिए कोई कोर है आपका विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आपका पॉइंट ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब दोस्त आपका कोई आयरन कोर है, उसमें आपने क्या किया, आपने उसमें इलेक्ट्रिक करंट दी, उसमें कॉइल से आपने इलेक्ट्रिक करंट दी, तो आपका क्या होगा, एक समय के बाद वो मैग्नेट अर्थात उसमें फ्लक्स हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा, तो आपका एक मैग्नेट बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उस प्रकार के आपका नेक्स्ट टाइप पे होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपका स्थायी चुंबक है। ठीक है, स्थायी चुंबकीय क्षेत्र का मतलब स्थायी चुंबक का यूज किया गया है। तो देखिए हम धारावाही कुंडली एक बल का अनुभव करती है, अर्थात जब किसी धारावाही कुंडली को किसी स्थायी चुंबकीय क्षेत्र अथवा विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो जो आपकी कुंडली है, जो धारावाही कुंडली है जो आपने बीच में रखा है, वो आपका एक बल का अनुभव करती है। जब वो जो बल होता है, ये बल क्या होता है, यह बल कुंडली में एक टार्क प्रोड्यूस करती है। जैसे ही एक बल कार्य करेगा तो आपका टार्क होता है, और टार्क का फार्मूला आपको पता है, टार्क इक्वल टू क्या होता है, F क्रॉस R। मतलब आपका F होगा और जो आपकी R होती है वो लंबवत परपेंडिकुलर दूरी होती है, परपेंडिकुलर लेंथ होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपकी होती है, तो F क्रॉस R होता है। मतलब फोर्स आएगा तो टार्क आएगा, घुमाने के लिए टार्क होता है, चलने के लिए आपका जैसे कि इसको धक्का आपने दिया तो फोर्स हुआ, लेकिन किसी चीज को घुमाना है, साइकिल आप चढ़ाते तो वहां पर टार्क का यूज होता है।
चलिए यहाँ पर अब बात करेंगे हम स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक क्षेत्र, मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो आपको स्थायी चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, परिवर्तित तो ही हो रहा है, ठीक है। स्थायी चुंबकीय क्षेत्र की धारावाही कुंडली में क्या हमने एक धारावाही कुंडली को एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किया है, तो इसमें होगा क्या ये देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अनुसार प्रचालन जो टार्क होगा प्राप्त करने के लिए एक चल कुंडली को अर्थात एक मूविंग कॉइल को कीलित धुरी पर स्थित कर उसे स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। और इस प्रकार की व्यवस्था वही चीज यहाँ पर हिंदी में मेंशन है कि स्थायी चुंबकन चल कुंडलन प्रारूपी। आप इंग्लिश से ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जिससे आगे भी आपको प्रिपरेशन जब आप करेंगे तब भी आपको बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल अरेंजमेंट कहते हैं, अर्थात ये आपका PMMC कहलाएगा और आगे अरेंजमेंट। चलिए अब इसकी वर्किंग की बात करेंगे, जो कि मेन पॉइंट आपका आता है। तो वर्किंग में आपको मैं बात करूंगा। वर्किंग में बात करने से पहले एक बार इमेज को यहां पर मेंशन कर देता हूं, जो आपके बुक्स में भी दिया गया है। ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ दो पोल हो गए, नॉर्थ साउथ दो पोल हो गए, जो कि क्या है परमानेंट है, अर्थात ये जो चुंबक यूज किए गए हैं वो स्थायी है, ये स्थायी चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें क्या है कि आपका एक बीच में देख रहे हैं ये चल कुंडली, बोले तो मूविंग कॉइल। इसमें क्या है, मूविंग कॉइल में हमने क्या क्या बताया, एक आपका क्या है, एक आयरन है, आयरन के ऊपर आपका एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम की एक फ्रेम है या फार्मर कह सकते हैं। तो ऊपर आपका अंदर है ये कोर है, ये आपका क्या है, ये आपका सिलिकॉन इस्पात का बना हुआ है, सिलिकॉन इस्पात का है, सिलिकॉन स्टील कह सकते हैं। तो ये आपका बना हुआ है, तो ये जो आपका बना हुआ है ये तो आपका कोर हुआ, इसके ऊपर ये जो बना हुआ है ये एल्यूमिनियम का हुआ, और जो कॉइल है ये इसी एल्यूमिनियम के ऊपर है, ठीक है। किसके ऊपर है, एल्यूमिनियम के ऊपर है। और ध्यान रहे आपने, जैसा कि हमने बताया कि एल्यूमिनियम और जो कोर है Fe, ये दोनों टच नहीं होते, और जो घूमता है वो कौन घूमता है, ये आपका कोर हो गया, और ये जो ऊपर आप फ्रेम होती है यही आपका मूव करता है, यही आपका क्या करता है, मूव करता है। जो आपका ये कोर है ये मूव नहीं करता, ये फिक्स रहता है, अर्थात जो स्पिंडल है उसी में फिक्स रहता है। जो मूव करता है, जो कॉइल किसके ऊपर है, कॉइल किसके ऊपर है, एल्यूमिनियम के मतलब फ्रेम के ऊपर है, तो घूमेगा कौन, एल्यूमिनियम का, ये फिक्स रहता है। नहीं तो आपके दिमाग में ये होगा कि कोर भी घूमता, कोर फिक्स रहता है, जो घूमता है वो आपका एल्यूमिनियम का फार्मर प्लस कॉइल ये घूमता है। चलिए यहां पर आपका क्या हुआ दोस्तों, ये आपका नॉर्थ साउथ चुंबक के बीच में आपने मूविंग कॉइल रखा। मूविंग कॉइल जो आपका है उसी से आपका ये कीली धुरी से आपका क्या रखा गया है, इसी को मतलब पॉइंटेड जो पीटोट किया गया है, ये आपका क्या है कि मतलब एक स्पिंडल, आप देसी भाषा में समझे तो एक मतलब डंडे का यूज किया गया, ठीक है, डंडे का यूज किया गया, जिससे आप क्या करेंगे बीच में इसको, जैसे कि आपका टार्क प्रोड्यूस होगा, तो टार्क जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो सिंपल सा आपको क्या करेगा, ऊपर डिफ्लेक्शन देगा। तो इसी से आपका क्या होता है, इसी पॉइंट से आप एक पॉइंटर लगा देंगे और ऊपर आपका स्केल लग जाएगा, तो यही आपको रेटिंग बताने लगेगा। तो ये जैसे घूमेगा, आपका जिस डायरेक्शन में जैसे घूमेगा वो आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क के रूप में देगा। जब पॉइंटर में रेटिंग बताएगा तो वही आपको मीटर में प्रदर्शित करेगा। वही चीज इधर आपको मेंशन किया गया, ये आपका देखिए, ये आप इस प्रकार से देख रहे हैं। अगर आप ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू अगर कहें तो ऊपर से देखेंगे तो प्रिंसिपल के अनुसार ये आपका नॉर्थ हुआ, ये आपका साउथ हुआ, ओके। और बीच में जो आप यहां पर देख रहे हैं ये आपका क्या है, यही आपका कोर है, यही आपका क्या है, यही आपका यहां पर कोर का यूज किया गया। और यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर आपका संकेतक बोले तो पॉइंटर, ये आपका पॉइंटर लगा हुआ है, और ऊपर आपका कैलिब्रेटेड स्केल बोले तो आंशिक पैमाना यहां पर ऊपर लगा हुआ है, जिससे यहां पर क्या हो रहा है, ये ऊपर वाला दोस्त, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये जब आपका देखिए जब टार्क प्रोड्यूस करेगा तो ये आपका आगे जाएगा, इस प्रकार से आगे जाएगा। और एक इसमें जैसा कि हमने अभी आपको वीडियो में आगे बताया था कि आपको इसमें क्या है, स्प्रिंग का यूज किया गया। तो स्प्रिंग का यूज क्यों किया जाता है, स्प्रिंग का यूज इसलिए किया जाता है कि कंट्रोलिंग टार्क प्रोड्यूस करने के लिए। जब ये आपका आगे जाता है तो आपका ये जो कंट्रोलिंग टार्क, देखिए डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होता है, जब आगे जाएगा तो आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क TD लगता है आगे, और जो कंट्रोलिंग टार्क वो आपका पीछे लगता है TC, बोले तो TC मतलब कंट्रोलिंग टार्क। तो कंट्रोलिंग टार्क मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क को कंट्रोल करने के लिए ही स्प्रिंग को लगाया जाता है। तो स्प्रिंग का यूज यहां पर क्यों किया जाता है, कंट्रोलिंग। और जो आपकी स्प्रिंग बनी होती है वो फास्फर और ब्रांज की बनी होती है, किसकी, फास्फर और ब्रांज की आपकी स्प्रिंग बनी होती है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आपका स्प्रिंग का एक महत्वपूर्ण पॉइंट वहां पर क्या है, इस चीज को भी आपको समझना होगा। स्प्रिंग क्यों यूज किया जाता है, ये तो ठीक है कि कंट्रोलिंग टार्क है, कनेक्शन किससे होता है ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो यहां पर ये चीज हुआ। अब देखिए यहां पर देखिए दोस्त, एक पॉइंट आपको दिख रहा है, दो फोर्स F1 आपका FE दिख रहा है। तो मैं मेंशन करता हूं, आपको पॉइंट की तरफ चलता हूं तो आपको ज्यादा
चलिए दोस्तों वर्किंग को समझते हैं। वर्किंग के अनुसार क्या है कि जब देखिए पॉइंट वाइज समझते चलिएगा। उपयंत्र को सप्लाई से जोड़ने पर कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। सिंपल सी बात है। अब कहाँ जोड़ेंगे ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। चलिए बता ही देता हूं कहाँ जोड़ना है दोस्त। आपका जो स्प्रिंग है उसी में कनेक्शन को ऐड करते हैं। मतलब जैसे कि आपका किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है, आपको उस कंडक्टर में मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये लगा हुआ है बल्ब और ये आपका वोल्टेज लगा हुआ है। आपको यहाँ पर करंट को मेंशन करना है। आपने क्या किया, यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया। अब इस बल्ब में कितनी करंट जा रही है आपको नहीं पता है, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, एमीटर आपने लगाया। तो ये जो आपका एमीटर होता है इसके जो टर्मिनल होते हैं, ये आपके जो टर्मिनल हुए, एक टर्मिनल ये हुआ, एक टर्मिनल ये हुआ, इन दोनों टर्मिनल को क्या करते हैं, दोनों स्प्रिंग में कनेक्ट करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था दोस्त, एक आपकी क्या होता है कि जो स्पिंडल है एक उसके ऊपर स्प्रिंग लगी होती है, एक उसके नीचे। तो एक ऊपर वाली स्प्रिंग से कनेक्ट कर दें, एक नीचे वाली। अब इसमें दोस्त सिंपल सा आप देख सकते हैं, इसमें स्पिंडल में एक आपकी स्प्रिंग ऊपर लगी होती है और एक इसी स्पिंडल में आपका नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है। इसमें दिखाया नहीं गया, एक आपकी नीचे होती है। इन दोनों स्प्रिंग से आपको एक एक टर्मिनल निकलता है। एक स्प्रिंग से, नीचे वाली स्प्रिंग से एक आपका टर्मिनल निकलेगा, ठीक है। टर्मिनल का मतलब एक वायर आप निकालेंगे, ओके, सिंपल आप समझ सकते हैं। और एक आपका जो ऊपर स्प्रिंग है उससे आप एक मतलब टर्मिनल निकलेगा। इन दोनों टर्मिनल के नीचे ऊपर दोनों स्प्रिंग आप किससे कनेक्ट करेंगे, जिस भी आपका सर्किट का करंट को मापन करना है उस भी सर्किट के तुरंत आप उसके बीच कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस प्रकार से आप देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका एमीटर आपने यहां पर लगा दिया और ये आपका लोड आपने मतलब एक बल्ब यहां पर आप लगा दीजिए, ठीक है। और यहां से आपने एक वोल्टेज यहां पर से सप्लाई बैटरी से दे रहे हैं। अब आपको नहीं पता है कि कितनी यहां से करंट जा रही है, तो इसके लिए आप बीच में क्या लगा देंगे, एमीटर। तो एमीटर इसका मापन करेगा। तो इसमें एक आपका ये पॉइंट हुआ, एक पॉइंट मतलब एक इनपुट एक आउटपुट। इन दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को स्प्रिंग में अप और डाउन, जो ऊपर और नीचे स्प्रिंग लगी उन्हीं से कनेक्ट कर देते हैं। और जब कनेक्ट करते हैं, जैसे ही इसका वोल्टेज आपका आता है, तो ये क्या करता है, जैसे ही इसमें आपका वोल्टेज आता है तो तुरंत सप्लाई कहां जाती है, सप्लाई तुरंत आपके दोनों स्प्रिंग से आपके मूविंग कॉइल अर्थात जो कॉइल है उसमें जाती है। और जैसे ही कॉइल में आपकी जाती है वो एनर्जाइड हो जाती है। और जैसे ही वो एनर्जाइड होती है वो तुरंत क्या करती है, कौन एनर्जाइज होता है दोस्त, ये आपका एनर्जाइज हो जाता है, ये जो आपकी ये है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो बाहर का भाग है, ये बाहर एल्यूमिनियम का भाग ये घूमने लगता है। जैसे ये घूमता है, इसमें देखिए फोर्स आपका कार्य करता है, क्या कैसे फोर्स करता है ये चीज अभी इंक्लूड करूंगा। तो यहां पर जैसे ये घूमता है, इसके घूमने से इस पे क्या लगा हुआ है, स्पिंडल लगा हुआ है। ये स्पिंडल क्या करता है, ये भी मूव करता है। क्योंकि ये आपका क्या है, बेयरिंग लगी हुई थी, ये घूम सकता है। तो सिंपल जैसे कि आपका इसमें ये मूव करेगा तो आपका स्पिंडल मूव करेगा। और स्पिंडल से कनेक्ट है आपका पॉइंटर। क्या पॉइंटर, पॉइंटर बोले तो संकेतक। और संकेतक जैसे ही आपका स्पिंडल घूमेगा, संकेतक भी घूमेगा। संकेतक घूमने का मतलब डिफ्लेक्ट आपको बताएगा, वहां पर आपका क्या करेगा, विक्षेप करेगा। जो विक्षेप करेगा वो आपको स्केल पे बताएगा। स्केल बोले तो कैलिब्रेटेड स्केल, कैलिब्रेटेड मतलब असांकित आपका स्केल जो है वहां पर आपको बताएगा कि कितनी एम्पियर की करंट आपके इस सर्किट से आपकी फ्लो हो रही है, ओके। तो यहां पर वही सारी चीजें मेंशन है दोस्तों वर्किंग के अंतर्गत कि उपयंत्र में सप्लाई से जोड़ने पर कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण कुंडली पर दोनों ओर विपरीत दिशा में आपके क्या करते हैं, मैकेनिकल फोर्स एफ कार्य करते हैं। देखिए टार्क डायरेक्टली नहीं प्रोड्यूस होता, पहले फोर्स आपका आता है, फोर्स के बाद आपका टार्क आता है। चूंकि आपको पता है फोर्स, हमने बार बार आपसे बताया, टार्क का जो फार्मूला है टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर। आपका यहां पर जो आपका एफ क्रॉस आर हुआ, अर्थात ये फोर्स और आर का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका क्या होता है, टार्क क्या होता है, एफ इंटू आर। क्रॉस इसलिए है दोस्त, ये परपेंडिकुलर लेंथ होती है। जो लेंथ होती है वो 90 डिग्री पर लिया जाता है, अभी ये मेंशन करूंगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या होगा, पहले आपके दो विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आपके क्या होंगे, मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होंगे। अर्थात उसको स्पिंडल को घुमाने के लिए यहाँ पर पहले फोर्स आएगा तब टार्क आएगा। इसके जस्ट बाद आपका जिसके प्रभाव में कुंडली अपनी कीलित धुरी पर विक्षेपित, विक्षेपित का मतलब डिफ्लेक्शन उसमें शुरू होता है। विक्षेपित होने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार होती है। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। ये आपसे क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है कि जो आपका PMMC होता है, अर्थात परमानेंट मैग्नेट, एक मिनट दोस्त, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो होता है वो आपका, ये आपका मतलब किस नियम पर कार्य करता है, तो आप सदैव ध्यान रखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ मतलब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करता है। अब यहां पर एक दिमाग में आता है कैसे इसको याद रखें, तो सिंपल सा आपको ये चीज पता होगा, नहीं पता तो आप क्लियर कर सकते हैं। जो आपका दोस्त मोटर होता है, एक मोटर होता है
और एक आपका जनरेटर होता है। मोटर जो होता है ये आपका किस पर कार्य करता है, ये आपका लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करता है, और जो आपका जनरेटर होता है वो आपका राइट हैंड रूल पर कार्य करता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपका लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। तो आपका मोटर किस पर है, बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर है, और जनरेटर आपका राइट हैंड रूल पर कार्य करता है। तो आप कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों, जो मोटर होता है उसमें भी आप करंट देते हैं और मूव करता है, टार्क प्रोड्यूस करता है। सेम ऐसे इसमें याद कर सकते हैं कि आपका जो पीएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, इसमें भी आप सप्लाई ही देते हैं, और सप्लाई देने से क्या करता है, उसमें टार्क प्रोड्यूस होता है। एक प्रकार से क्या हो रहा है, फोर्स हुआ फिर टार्क हुआ, और टार्क मोटर में भी तो टार्क ही आपका प्रोड्यूस होता है, तो आपका मूव करता है। तो इसी प्रकार यहां पर भी टार्क ही हो रहा है। तो इसलिए आप याद करेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार आपका ये आधारित है उस पर। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि मोटर आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है, इस प्रकार। चलिए, अब कीली पर आपका क्या होता है, एक संकेतक लगा। संकेतक बोले तो पॉइंटर, जो आपकी कीली है उसी पर आपका एक पॉइंटर लगा होता है, जो कि घूमकर, अब सुनिएगा, जो अभी तक हमने आपको बताया वही चीज, जो कि घूमकर अथवा विक्षेपित होकर, डिफ्लेक्ट होकर धारा की सामर्थ्य तथा वोल्टता को आंशिक पैमाने पर आपको दर्शाता है। इसका मतलब यह हुआ, जैसे ही आप सप्लाई देते हैं, जैसे ही आप सप्लाई देते हैं तो वहां पर जो आपका मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल में क्या होता है कि आपका डिफ्लेक्शन होता है। पहले तो आपका फोर्स आया, फोर्स से आपका टार्क आया, जैसे ही आपका वहां पर टार्क आया, वो टार्क उसको क्या किया, उस पूरे जो आपकी मतलब कि स्पिंडल लगी हुई है उसको मूव करा देता है। वो उसको स्पिंडल के मूव करने से, स्पिंडल से ही आपका, उस कीलित से ही आपका संकेतक बोले तो पॉइंटर कनेक्ट है। पॉइंटर आपका क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, अर्थात डिफ्लेक्ट हो जाता है। और वो किस पर डिपेंड करता है, वो आपकी धारा की सामर्थ्य और वोल्टेज। जितनी ज्यादा आपकी करंट होगी उतना ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना उसका डिफ्लेक्शन होगा। अर्थात मेरे दोस्त, आपका जो कैलिब्रेटेड स्केल है, अगर इस प्रकार से आपका स्केल है, ओके, ये आपका स्केल है, ये आपका पॉइंटर है। अभी यहां पर था, मान लीजिए करंट आपकी 2 एम्पियर की करंट है, ओके। अब यहां पर हम करंट को 3 एम्पियर कर देते हैं, तो आपका पॉइंटर आगे क्या होगा, मूव होगा। अगर 4 कर देंगे तो और आगे मूव होगा, 5 करेंगे और आगे। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आपकी करंट की सामर्थ्य पर। जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा ये मूव करेगा, वोल्टेज ज्यादा मूव करेगा। अर्थात यहां पर एक पॉइंट और, आपका जो पीएमएमसी होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसके मद्देनजर जो आप इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, वो आप 2 ही प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, या तो आप आमीटर बनाते हैं या तो आप वोल्ट मीटर बनाते हैं। इससे वाट मीटर नहीं बनाया जाता। अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ए मीटर और वोल्ट मीटर बनाया जाता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से आप वाट मीटर नहीं बनाते हैं। आशा करते हैं ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट यहां पर आपने ये क्या किया कि जो संकेतक है वो आपके कीली से कनेक्ट होता है, और ये घूमता है इसके डिफ्लेक्शन से। ये डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये धारा की सामर्थ्य और वोल्टेज पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आपकी करंट और वोल्टेज होगी उतना ज्यादा आपके कैलिब्रेटेड स्केल है उस पर आपको दर्शाएगा। ठीक है, आपको वहां पर दर्शाएगा। उपयंत्र का संकेतक स्प्रिंग द्वारा नियंत्रित होता है। वही चीज जो हमने आपसे बताया दोस्त, कि जो उपयंत्र का संकेतक बोले तो आपका जो पॉइंटर है, जो आपकी यहां पर स्केल है, ये आपकी स्केल है, इसमें जो आपका पॉइंटर है, आगे की तरफ कौन सा टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क लग रहा है। और जो इसमें स्प्रिंग यूज किया गया है, उस स्पिंडल में स्प्रिंग जो लगाया गया है, वो आपका जो प्रोड्यूस, वो क्या कर रहा है, वो आपका डिफ्लेक्टिंग नहीं, वो आपका कंट्रोलिंग टार्क लगा रहा है। और क्या है, इसके जस्ट विपरीत दिशा में, इस डिफ्लेक्टिंग टार्क के विपरीत दिशा में कंट्रोलिंग टार्क लग रहा है। आशा करते हैं ये चीज आपने समझा होगा कि स्प्रिंग का यूज क्यों किया गया। 2 पॉइंट, एक पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें आप कंट्रोलिंग टार्क को प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरा एक महत्वपूर्ण ये है कि आपका जो सर्किट से कनेक्ट किया जाता है वो स्प्रिंग से ही दोनों को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर एक प्रकार ये दिमाग में अगर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर एक स्प्रिंग को हटा दिया जाए तो क्या आपका एमीटर वर्क करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो सप्लाई है वो सप्लाई किससे आ रहा है, वो आपकी स्प्रिंग से ही आ रहा है। अगर स्प्रिंग नहीं तो आपकी वो डिफ्लेक्ट बताएगा ही नहीं, अर्थात उसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आपको जो सप्लाई आ रहा है कहां से कनेक्ट हो रहा है, आपके स्प्रिंग से। स्प्रिंग में आपका कनेक्ट ही नहीं होगा, स्प्रिंग रहेगी ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपके दिमाग में बने कि अगर स्प्रिंग को हटा दें तो क्या आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर जो वर्क कर रहा है डिफ्लेक्टिंग टार्क एज अ कंट्रोलिंग टार्क, और आपके बाहर से जो सप्लाई आपकी आती है कनेक्शन के लिए भी स्प्रिंग का यूज किया जाता है। चलिए, यहां पर आपका क्या हुआ दोस्त, अब एक पॉइंट आपको यहां पर नोट करना होगा। कहां पर आपका पॉइंट है, हाँ ये देखिए, उपयंत्र का संकेतक स्प्रिंग द्वारा नियंत्रित होता है। अब मेन पॉइंट ये है आपका, पैमाने पर प्राप्त विक्षेप बोले तो डिफ्लेक्ट, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, विक्षेप थीटा चल कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मेरे दोस्त आपको वही मैं कह रहा हूं कि जो आपका डिफ्लेक्शन है ये आपका क्या है, कैलिब्रेटेड स्केल है,
ये क्या है, कैलिब्रेटेड स्केल है। इसमें यहाँ पर आपका पॉइंटर है, अभी यहाँ पर पॉइंटर है, ठीक है। अभी क्या है, ये 0 पर है, ये आपका 0 है, ये आपका मान लीजिए 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, अभी 0 पर है। तो आपका थीटा क्या है, 0। अभी आपकी कोई करंट नहीं फ्लो रही। मान लीजिए एमीटर है, आप वोल्ट मीटर भी ले सकते हैं। अगर आपकी करंट एमीटर आपकी आप धारा को मापन कर रहे हैं तो ये एमीटर है, अभी इस समय क्या है, डिफ्लेक्शन थीटा का मान 0। क्यों? क्योंकि अभी यहां पर करंट आपकी नहीं, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे ही आपकी मान लीजिए कि 2 एम्पियर की करंट आपकी फ्लो हो रही, आपने लगाया, जैसे ही आपकी करंट फ्लो होगी, इसमें क्या होगा, यहां पर डिफ्लेक्शन, और जो डिफ्लेक्शन होता है वो 0 से 1 के बीच देखा जाता है एंगल। जो आपका एंगल बन रहा है वही थीटा है, और जो थीटा है वही आपका क्या हुआ, यहां पर विक्षेप हुआ। तो ये क्या हुआ, विक्षेप। तो ये थीटा जो बना वो विक्षेप, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये करंट पर। जो आप मूविंग कॉइल पर, जो आपकी मूविंग कॉइल है उसमें जितनी ज्यादा आप करंट, मूविंग कॉइल कहां से आ रही करंट, कहां से करंट आ रही, आप यहां सप्लाई की, जिस भी सप्लाई की करंट का मापन कर रहे हैं, जिस भी सप्लाई में आप अमीटर लगाए हैं, उस सप्लाई में कितनी करंट आ रही, वही करंट, ओके। तो वही करंट कहां जा रही है, आपके स्प्रिंग से आपके जो कोर है, कोर के ऊपर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, कॉइल, उसमें आपकी करंट जा रही है। उसी में जो आपका करंट आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, उस करंट के जितना मान आप बढ़ाते जाएंगे, इसका डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या हो जाता है, मतलब डिफ्लेक्ट जो आपका एंगल है वो आपका बढ़ता जाएगा, थीटा का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपकी करंट पर। तो आपको सदैव ध्यान रखना है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थीटा फाई नहीं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, करंट आप बढ़ाइए और विक्षेप लीजिए, ठीक है भाई, रेटिंग आपको बताएगा, ठीक है। इस व्यवस्था को चुंबकीय परिपथ के रिलक्टेंस को कम करने तथा चुंबकीय फ्लक्स को समरूप या यूनिफॉर्म और रेडियल करने के लिए बेलनाकार ध्रुव सतह के बीच स्थित चल कुंडली के बीच में मृदु लोहे का एक बेलनाकार क्रोड स्थित किया जाता है। इसका सिंपल सा कहने का ये मतलब वे ये है दोस्त, ये कहना चाहता है कि जो आपका मृदु लोहा है, बोले तो क्या सॉफ्ट आयरन है, उसका यूज यहां पर आपका क्या यूज करते हैं, बेलनाकार होता है, वो बेलनाकार क्रोड का आप यूज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो आपका पथ का है रिलक्टेंस, उसको आप कम करना चाहते हैं। आपको रिलक्टेंस पता है, ठीक है, रिलक्टेंस क्या होता है, एक्स जो आपका होता है रिलक्टेंस होता है। आपने फार्मूले, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के फार्मूले पते होंगे। जेड जो आपका इंपीडेंस होता है, जेड इक्वल टू √r² + x²। जो एक्स होता है वो आपका क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। और दो होते हैं रिलक्टेंस, एक आपका एक्सेल होता है, एक आपका एक्सी होता है। एक्सेल किसके लिए होता है, इंडक्टर के लिए। एक्सी किसके लिए होता है, एक्सी आपके किसके लिए होता है, ये कैपेसिटर के लिए होता है। तो एक्सेल एक्सी यहां पर किसका कार्य है, यहां पर एक्सेल का कार्य। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका रिलक्टेंस है वो आपके कॉइल के कारण यहां पर, या फिर कोर के कारण, तो यहां पर जो है वो एक्सेल के कारण है। तो सिंपल सा ये समझेंगे कि यहां पर एक्स क्या है, वो रिलक्टेंस है, एजा वो भी आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, प्रतिरोध ही होता है। प्रतिरोध मतलब आपके इंपीडेंस कहे या आप आर मतलब रेजिस्टेंस कहे या आप एक्स रिलक्टेंस कहे, सभी का जो यूनिट होता है वो ओम ही होता है। क्या होता है आपका, इन सभी का आपका यूनिट ओम होता है। तो ये पॉइंट आपको फिक्स हुआ कि जिसमें जो मृदु लोहे बेलनाकार क्रोड का यूज किया जाता है वो रिलक्टेंस को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी एक आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिससे क्या रहे आपका जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म और रेडियल बनी रहे। मतलब कहने का सिंपल सा वे ये है कि अगर आपका ये एन आपका क्या है, ये आपका क्या है दोस्त, चुंबक है, एन और ये एस मतलब नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एक समान बना रहे, ठीक है। इसमें बीच में क्या हो, रिलक्टेंस उसमें ना हो, तो इसको रिलक्टेंस को कम करने, देखिए ये बीच में क्या है, कोर है, तो इस कोर से ही तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है। तो क्या हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ना हो कि कट जाए, ठीक है, मतलब इसमें आपका रुकावट नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें रिलक्टेंस क्या होना चाहिए, ऐसे कोर का यूज करिए, ऐसे कोर का यूज करिए कि भैया इसमें रिलक्टेंस आपका कम हो। चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे एक फोर्स आपका इस साइड में F इस साइड में लग रहा है और एक साइड आपका इधर ऊपर की तरफ लग रहा है। तो मतलब ये है कि आप क्या कर रहा है, दोनों मतलब एक दूसरे के विपरीत लगेगा तभी तो उसको मूव कराएगा। समझिए कि यहां पर एक आपका इस प्रकार से लेंथ है, तो एक फोर्स आपका इस साइड कार्य करता है और एक फोर्स आपका इस साइड करता है,
ठीक है, ये दोनों इस प्रकार से, और बीच में ये पॉइंट आप समझिए, ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये कोर हो गया। ठीक है, और यहां से यहां तक की लेंथ को आप ले लीजिए क्या, ये टोटल b इसको माना गया है, ये आपका हो जाएगा b/2, और यहां से यहां तक की लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, b/2। टोटल आपकी लेंथ इसकी क्या है, इसका मतलब कह सकते हैं। अच्छा, आपको ये दिमाग में आ रहा है कैसे इसको b/2 या लेंथ को कैसे लिया जा रहा है, मैं चीजों को समझा रहा हूं, एक मिनट। ये आपका क्या है, पहले समझ लीजिए, ये आपका कोर है, ये आपका क्या है, कोर है। एक फोर्स इधर आपका कार्य करेगा, एक फोर्स आपका, ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा आप देख रहे हैं, ये एल्यूमिनियम का है, ये आपका जो देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम का है। मैंने आपको क्या बताया, यहां पर समझिए, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इसके अंदर ये कोर है, ऊपर वाली सतह एल्यूमिनियम है। तो इसमें होता क्या है कि आपका एक फोर्स कैसे कार्य करेगा, एक फोर्स इस प्रकार से लगेगा और एक फोर्स आपको इस प्रकार से लगेगा। तो दोनों फोर्स आप ये क्या कर रहे हैं, एक साइड में इनको घुमाने का प्रयत्न करेंगे, और जो ये फोर्स है, ये फोर्स है, यही आपका टार्क में बन जाता है जब आपका टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर, एफ इंटू आर आप करते हैं, एफ क्रॉस आर, एफ आपका क्या है, फोर्स हो गया, और आर आपकी क्या हो गई, उस लेंथ। अब देखिए यहां पर एक दिमाग में आपको यहां पर सेट कर लीजिएगा, यहां पर जो ये टोटल है, ये जो आपका टोटल है, ये इसमें क्या होता है, ये आपका अंदर कोर हुआ, जो एल्यूमिनियम के है उसकी जो आपकी चौड़ाई है वो कितनी है, वो b है, इसका लेंथ कितना है, वो आपका l है। फिर से सुनिएगा, जो आपका कोर है उसके ऊपर क्या है, कोर मतलब कोर आपका क्या है, मृदु आयरन का बना हुआ है, सॉफ्ट आपका आयरन का बना हुआ है, मृदु लोहे का। उसके ऊपर क्या है, ये एल्यूमिनियम की आपकी बनी हुई है क्या, एक फ्रेम लगी हुई है। ठीक है, एल्यूमिनियम की जो फ्रेम है उसकी आपकी क्या है, b का मान क्या है, वो चौड़ाई है, और जो उसकी लेंथ है वो आपका l है। ये चीज आपको यहां पर क्लियर आपको समझ में, इसकी लेंथ कितनी है, l है। तो यहां पर जो l है, इसी के बीच में इस प्रकार से यहां पर लग रहा है फोर्स, एक आपका इस साइड में F लग रहा है, एक आपका ऊपर की तरफ F लग रहा है। यही दोनों क्या कर रहे हैं, इनको अभी 3D होता तो मैं आपको दिखा पाता, लेकिन यहां 2D के कारण मैं चीजों को नहीं समझा पा रहा हूं। ठीक है, अब आशा करते हैं ये चीज आप समझ चुके हैं कि एक टार्क आपका इस प्रकार से फोर्स लगेगा, एक फोर्स इस प्रकार से लगेगा। जब दोनों आपके फोर्स एक साइड में विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो आपका आता है टार्क, और टार्क मतलब F क्रॉस R। अब आगे देखिए कैसे इसको हम यहां पर सॉल्व करते हैं। तो ये b/2 है, ये b/2 है, टोटल आपकी जो एल्यूमिनियम का ऊपर फ्रेम लगा है उसका टोटल जो मतलब विड्थ है ऊपर, मतलब ये जो आपका है ये ऊपर वाला भाग है। ठीक है, उसको ऊपर से आप देख रहे हैं तो इस प्रकार से दिख रहा है, ये आपका b है, तो आधा आपका b/2, ये b/2 होगा। और अगर हम बात करेंगे वहीं पर और लेंथ की बात करेंगे तो हमने बता दिया लेंथ आपका क्या है, l है। चलिए यहां पर अब पॉइंट वाइज ध्यान देते हैं कि यहां पर डिफ्लेक्टिंग टार्क कैसे बनता है। तो देखिए, डिफ्लेक्टिंग टार्क के लिए माना कि n टर्न से निर्मित L मीटर लंबी व B मीटर चौड़ी चल कुंडली स्थायी चुंबक के B वेबर प्रति मीटर स्क्वायर फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो कुंडली में I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस कंडीशन कुंडली के प्रत्येक भुजा में लगने वाला बल अर्थात फोर्स कितना होगा। मैंने आपको क्या कहा कि यहां पर जो रखा गया है मेरे दोस्त, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है। मतलब जहां आप रखे हुए हैं, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसमें आपने क्या किया, एक आपने मूविंग कॉइल को रख दिया। कॉइल का मतलब एक सॉफ्ट आयरन है, आयरन के ऊपर आपका एल्यूमिनियम की फ्रेम है, एल्यूमिनियम के ऊपर आपकी क्या लगी हुई है, वहां पर तांबे की जो आपका है वहां पर कॉइल लगी हुई है। कॉइल का मतलब ऊपर कॉइल तार को लपेटा गया है, वही आपकी कॉइल हुई। तो इसमें हो क्या रहा है कि जब आप लंबाई का मतलब आप समझ रहे हैं, ये आपका जो कोर है इसके ऊपर जो एल्यूमिनियम की फ्रेम लगी हुई है उसी की लेंथ L है, और इसका आपका जो विड्थ है बोले तो चौड़ाई वो B है, उसी को कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपका क्या है, वह आपका N टर्न से निर्मित का मतलब उसके ऊपर टर्न लपेटा गया है। ठीक है, मतलब N टर्न के कॉइल का मतलब टर्न वहां पर लपेटा गया है। तो N टर्न से निर्मित L मीटर लंबी और B मीटर चौड़ी चल कुंडली बोले तो मूविंग कॉइल आपका स्थायी चुंबक के मतलब जो परमानेंट मैग्नेट है उसके बी मतलब आपका फ्लक्स डेंसिटी। देखिए आपका जब आपने वहां पर पढ़ेंगे तो आपको करंट डेंसिटी पढ़ना होता है। ठीक है, धारा घनत्व, तो इसमें आपका फ्लक्स डेंसिटी होता है। ओके, क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी। आपको फार्मूला भी याद होगा, B = φ/a होता है फ्लक्स डेंसिटी। धारा घनत्व की बात करते हैं तो आपका होता है J = I/a। क्या होता है, J = I/a। मतलब डेंसिटी निकालते हैं तो एरिया से डिवाइड करते हैं, फ्लक्स का मतलब फ्लक्स से डिवाइड कर देंगे तो फ्लक्स डेंसिटी, धारा घनत्व का मतलब करंट डेंसिटी निकालेंगे तो करंट को एरिया से आप डिवाइड कर देंगे तो करंट डेंसिटी हो जाता है। तो यहां पर जो आपको फ्लक्स डेंसिटी
स्थायी चुंबक के कारण आपको मिल रहा है वो आपका कैपिटल बी है। तो उस फील्ड में जब स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में आपको वहां पर रखा जाता है तो कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। जब पहले आप क्या करेंगे, उस मूविंग कॉइल को क्या करेंगे, आप स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे। फिर उसके बाद क्या होगी, उसमें आई एम्पियर की आप मतलब आई एम्पियर की क्या होगी, करंट को फ्लो कराएंगे। जैसे ही आप करंट को फ्लो करेंगे तो आपका उस कुंडली में आपके प्रत्येक भुजा उसमें कितनी भुजा होंगी, 2 भुजा। एक आपका यहां पर क्या होगा, एक आपका इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। ये दोनों भुजाओं में क्या होगा, वहां पर फोर्स कार्य करेगा और ये फोर्स होता है F = NBIL। अब समझिए NBIL कैसे लिखा गया। देखिए N का मतलब यहां पर नंबर ऑफ टन्स है। नंबर ऑफ टन्स, ये फोर्स किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये मेन पॉइंट है। फोर्स मेरे दोस्त किस किस पर डिपेंड कर, जो दोस्तों आपका एल्यूमिनियम का फ्रेम है उसके ऊपर जो कॉइल लपेटी गई है उसमें कितने आपके टर्न है, जितने ज्यादा टर्न होंगे उतने ज्यादा आपकी करंट होगी। जब करंट ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। बी का मतलब यहां पर आपका फ्लक्स डेंसिटी से मतलब है। जो आपका दोस्त यहां पर फ्लक्स डेंसिटी का मतलब जो आपने नॉर्थ और साउथ स्थायी चुंबक वहां पर रखा हुआ है उसके बीच आपका जो कितना ज्यादा आपका तगड़ा, मतलब यहां पर आपका नॉर्थ और साउथ के बीच जो मतलब नॉर्थ साउथ आपका जो मैग्नेट है यहां पर NS पोल जो आपका यहां पर रखा गया, स्थायी चुंबक आपका जितना ज्यादा स्ट्रांग हो वो उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेट जो आपका फ्लक्स डेंसिटी उतना ही आपका स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट आपका दोस्त I × L लिखा है। ये आपका जो फार्मूला है वो आपका NBIL लिखा हुआ है। I का मतलब यहां पर करंट है, जितनी ज्यादा आप करंट फ्लो कराएंगे उतना ही ज्यादा आपको फोर्स मिलेगा। लेंथ मतलब यहां पर जो आपका जो आपने आयरन कोर उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फ्रेम का यूज किया है उसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी वो आपका फोर्स उतना ज्यादा करेगा। तो ये इतने पॉइंट पर डिपेंड करता है, आपको फार्मूला याद रखना है कि F = NBIL ये फोर्स होता है। फोर्स आ गया तो इसके बाद टार्क आता है और टार्क का फार्मूला हमने बताया कि विक्षेपण बल आघूर्ण, जिसे आप कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क = F क्रॉस लंबवत दूरी बोले तो परपेंडिकुलर लेंथ। तो आपकी जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी, ये परपेंडिकुलर क्योंकि आपका क्रॉस होता है, जो टार्क होता है वो परपेंडिकुलर लेंथ लेता है 90 डिग्री पर। ठीक है, तो चलिए यहां पर ये TD = जो फार्मूला बना इसको यहां पर मेंशन किया गया है। अब देखिए TD का मतलब यहां पर TD1 और TD2 होगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स आपके 2 फोर्स यहां पर लगेंगे ना दोस्त, ये आपका हुआ तो एक फोर्स आपका इस साइड F1 लग गया, एक आपका इस साइड में F2 लगेगा। 2 फोर्स लगेंगे, दोनों फोर्स आपका एक साइड में इसको क्या करा देंगे, मूव करा देंगे। तो एक आपका फोर्स मान लीजिए फोर्स के कारण आपको टार्क जो मिल रहा है TD1 और दूसरे फोर्स के कारण आपको TD2। ओके, तो 2 टार्क आपको मिले। अगर हम एक फोर्स देखिए, फोर्स जो टार्क होंगे आपके दोनों इक्वल होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो टार्क आपके होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। तो TD1 = TD2, TD1 = TD2। अगर एक हम यहां पर टार्क को निकालने की कोशिश करें तो टार्क का फार्मूला अभी आपने जो देखा, फोर्स का फार्मूला, फोर्स = क्या था, NBIL आपका फोर्स था। ठीक है, वो NBIL आपका फोर्स होता है NBIL। एक मिनट दोस्त, यहां पर आपका F = क्या होता है, NBIL। ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है फोर्स। और जब इसी में आप परपेंडिकुलर लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि आपका है B/2, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स बन जाएगा टार्क। क्या बन जाएगा, टार्क। तो एक आपका टार्क मिलेगा NBIL × B/2, ये आपका एक टार्क होगा। अब हमें दोनों टार्क को यहां पर टोटल टार्क आपको निकालना है, तो टोटल टार्क का मतलब दोनों टार्क आपके इक्वल है, तो इसी का जस्ट आप क्या कर दीजिए, दुगुना अर्थात 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो इसलिए यहां पर किया गया दोस्त, यहां पर TD = किया गया 2 × TD1। आप TD2 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, दोनों टार्क क्या है, इक्वल है। तो सिंपली यहां पर आपका हो गया 2 × NBIL × क्या था, B/2, तो आपका B/2 हो जाएगा। अब इसमें से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 कैंसिल होने से क्या होगा, NBIL था, इनटू में क्या बचेगा, ओनली आपका B। तो यहां पर इसको यहां पर ये लास्ट फार्मूला जो लिखा गया ये कैसे लिखा गया दोस्तों, आपको पता है कि एरिया जो होता है, एरिया A = होता है लेंथ इनटू क्या होता है, मतलब इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपकी क्या है, इसमें L है और चौड़ाई आपकी B है, तो L × B की जगह पर आप A लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर NB तो आपने लिख दिया, लेकिन यहां पर NBI आपने लिख दिया, लेकिन L × B की जगह पर हमने एरिया A लिख दिया। इसका फार्मूले का यूनिट जो होता है, यूनिट × मीटर होता है, किसका, टार्क का।
किसका होता है दोस्त, टार्क। चूंकि फोर्स इनटू आपका क्या हुआ है, परपेंडिकुलर लेंथ, तो फोर्स का आपका न्यूटन हो गया और जो आपका लेंथ था उसका मीटर हो गया। तो टार्क जो आया ये आपका है क्या, डिफ्लेक्टिंग टार्क। अब देखिए किस किस पे पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर आपको क्या हुआ कि कुंडली का आकार L इंटू बी, अगर टर्न्स का और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का सामर्थ्य कहें या फिर आपका फ्लक्स डेंसिटी कहें, अगर वो सभी कांस्टेंट रहे तो जो आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा वो TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, अर्थात आपकी जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतनी ही ज्यादा टार्क होगा। तो उसके क्या होगा, उस धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका क्या होगा, आपका समानुपाती होगा किसके, डिफ्लेक्टिंग टार्क आपका करंट के समानुपाती होगा। ये चीज आपको यहां पर मेंशन किया गया। तो आपको यहां से देखिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में है, b/2 कैसे आया। तो दोस्त हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर लेंथ आपको बताया था। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आप देख पाएंगे ये टोटल यहां से यहां तक आपकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई है वो b है, और हम यहां पर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो 2, मतलब टार्क मतलब फोर्स 2 हो रहे हैं, फिर टार्क 2 हो रहे हैं। तो मतलब यहां पर जो फोर्स एक इस साइड आपका F लग रहा है, एक ऊपर की तरफ आपका F लग रहा है। तो यहां से 20 से आपकी परपेंडिकुलर इस प्रकार से 90 डिग्री यहां ली जाएगी और 90 डिग्री यहां ली जाएगी। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी, टोटल b, तो आधी आपकी क्या होगी, b/2। इसी प्रकार इधर आपका टोटल b है तो यहां पर आपका आधी क्या होगी, b/2। तो आप परपेंडिकुलर, आप मेन जो बिंदु है मिडिल पॉइंट से आप वहां से लेंगे तो आपको b/2 मिलेगा। इसीलिए यहां पर आप लेंगे क्या, b/2। और लेंथ तो इसके लिए सभी के लिए आपका जो कोर है उसके लिए लेंथ आपकी जो होगी वो लेंथ आपका क्या होगा, सेम। तो इससे कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला, आपका फार्मूले का अंतिम जो आपका निकला वो आपका TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, अर्थात जो आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा वो आपके किसके, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक पॉइंट और, जो आपका यहां पर थीटा होता है वो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, I पर। मतलब जो आपका थीटा होगा, थीटा भी आपका I पे डिपेंड कर रहा है। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा। और जितना ज्यादा, एक पॉइंट और आपको बता दूं, कंट्रोलिंग टार्क जो होता है वो डायरेक्टली थीटा हुआ। क्यों, जितना ज्यादा आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा उतनी ज्यादा मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क नहीं दोस्त, जितना थीटा मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा उतनी ही ज्यादा TC अर्थात कंट्रोलिंग टार्क होगा। आपकी जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगी, पूरा घूम जाएगी, और जितना ज्यादा घूमेगी उतनी ही ज्यादा उसमें क्या आएगी, एनर्जी आएगी, अर्थात वो तुरंत अपने उसको प्राइमरी स्थान जो आपका उसका प्रारंभिक स्थान था वहां पर उसको लाने की पूरी कोशिश करेगी। वो आपका कंट्रोलिंग टार्क स्प्रिंग के रूप में कार्य करता है। तो ये सारी चीजें इसमें थी। आशा करते हैं ये इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताया। वीडियो लंबा बना ये मानता हूं, लेकिन मैंने बहुत सी चीजों को आपको बताने की कोशिश की जिससे आपको यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन देने की मैंने पूरी कोशिश की, जिससे आप पूरी चीज यहाँ पर क्लियर समझ पाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है, डिप्लोमा के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।